चलिए जेई के एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं। A stone is projected from a point on the ground in such a direction so as hit a bird on top of a tower of height small h. But at the instant of projection, bird flies off in horizontal direction with uniform speed. The stone reaches a maximum height 3h by 2 and hits the bird in onward journey. In onward journey, find the ratio of horizontal velocities of bird and stone. तो सवाल क्या कह रहा है मैं समझा दे रहा हूँ, इसके बाद आप लोग कोशिश करना इसको करने की, वीडियो पॉज करके, और फिर उसके बाद जैसा मैं कहता हूँ आगे फिर अपने सोल्यूशन को चेक करने के लिए वीडियो को कंटिन्यू करें। तो क्वेश्चन कह रहा है कि स्टोन को प्रोजेक्टेड किया गया है ग्राउंड से किसी एंगल पर, और उसको किस लिए प्रोजेक्ट किया गया है। एक बर्ड है जो किसी टावर पर एच हाइट पर बैठी हुई है, उसको हिट करने के लिए। तो जैसे ही हम प्रोजेक्ट करते हैं उस स्टोन को, वैसे ही बर्ड क्या करना चालू कर देती है, फ्लाई यानी उड़ना चालू कर देती है। वहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो आगे बढ़ती है यूनिफॉर्म स्पीड से। स्टोन भी रीच करता है अपनी मैक्सिमम हाइट 3h/2 को, और फिर जा कर के बर्ड को हिट कर जाता है उसी जर्नी में। तो कह रहा है इस सिचुएशन में जो आप वेलोसिटीज़ होगी बर्ड की और आपके स्टोन की हॉरिजॉन्टल, उनका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई करिए और उसके बाद फिर कंटिन्यू करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम्स का समझ लेते हैं। तो डायग्राम में हम लोग ग्राउंड बना लें पहले। तो ये हमारे पास हो गया है ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पर कहीं एक टावर है इस तरीके का, और यहाँ पर बर्ड जो है बैठी हुई है। ठीक है, और इसकी हाइट जो है टावर की वो कितनी गिवन है, h। और आपने यहाँ से u वेलोसिटी से एंगल थीटा पर स्टोन को प्रोजेक्ट किया। तो स्टोन जैसे ही इसको हिट करने के लिए गया, वैसे ही बर्ड ने यहाँ से फ्लाई करना चालू कर दिया, और वो फ्लाई करते हुए आगे गई। तो आपका स्टोन यहाँ से आगे निकल गया, और आगे जा कर के ये बर्ड को किसी एक पॉइंट पर यहाँ पर हिट करता। तो सपोज़ ये बर्ड यहाँ पर पहुँच गई थी उड़ते उड़ते, और यहाँ पर स्टोन ने उसको हिट कर दिया। इस ड्यूरेशन में जो प्रोजेक्टाइल पाथ कवर हुआ है स्टोन के थ्रू, इसका जो मैक्सिमम हाइट है वो बना 3h/2, क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, तो अब ये जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो इस डायरेक्शन में होगा, u cos थीटा या ux कह सकते हैं इसका, और जो बर्ड का वेलोसिटी था जो इस डायरेक्शन में उड़ी है बर्ड, वो था ub। इन दोनों का रेशियो क्या होगा, सवाल ने ये पूछा है। तो आसानी से हम कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम ये पता कर लें कि जब जहाँ से स्टोन फेंका गया वहाँ से नेट डिस्टेंस कितना है हिट करने का, सपोज़ वो मान लिया हमने x2, और फर्स्ट टावर जहाँ पर बर्ड बैठी हुई थी वहाँ से कितना डिस्टेंस है, मान लिया हमने x1। तो ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही आपने स्टोन को यहाँ से थ्रो किया था यानी टाइम t=0, उसी टाइम पर बर्ड ने यहाँ से फ्लाई करना चालू किया था। ठीक है, यानी बर्ड का लिए भी टाइम वो 0 था। जब आपका स्टोन जैसे जैसे आगे गया है वैसे वैसे बर्ड यहाँ से उड़ते हुए आगे गई है, और यहाँ पर जाके स्टोन ने हिट किया। तो कहने का मतलब ये पूरी जर्नी में जितना टाइम ऑफ फ्लाइट था इस प्रोजेक्टाइल का, उतना ही टाइम आपके बर्ड का भी यहाँ से यहाँ तक था। तो टाइम तो हमें दोनों में कॉमन मिल गया। अब अगर हमें डिस्टेंस मिल जाए x1 x2, तो हम x2 - x1 करके यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पा लेंगे, और उस डिस्टेंस और टाइम की मदद से इसका वेलोसिटी निकालेंगे। और x2 की हेल्प से, और u और टाइम तो कॉमन है, u भी मिल जाएगा हमें, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। जब u और u भी मिल जाएगा तब हम रेशो कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ट्रेजेक्ट्री को बना लेंगे। तो ट्रेजेक्ट्री आप क्या जानते हैं, इसमें ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन होता है y = x tan थीटा माइनस gx² डिवाइड बाई 2u² cos² थीटा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये जो मैक्सिमम हाइट है इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर गिवन है जो h max है प्रोजेक्टाइल पाथ का, वो आपका 3h/2 है। बट अगर हम यहाँ फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूला में लगाना पड़ता है u² sin² थीटा डिवाइड बाई 2g। तो यहाँ से 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से आप 2 कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी हमें u² डिवाइड बाई g की, और जो कि आ जाएगी sin² थीटा इधर डिवाइड में आ जाएगा 3h/sin² थीटा। ठीक है, तो ये जो u² g आप देख रहे हैं ये आपके इस प्रोजेक्टाइल में मिलेगा।
प्रोजेक्टाइल इक्वेशन में। ये जो g है, g को आप u के डिवाइड में ले जा सकते हैं, तो यहाँ यू स्क्वायर अपॉन जी बन जाएगा, और यू स्क्वायर अपॉन जी की जगह पर आप क्या अप्लाई करेंगे, 3h बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो इक्वेशन आपका कुछ इस तरीके से बन के आएगा, y इक्वल एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 और यू स्क्वायर बाई जी की जगह पर आप क्या रखेंगे 3h डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि एज इट इज़ नोट कर लिया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको और करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलेगा यहाँ से y इक्वल एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 3 6 हो जाएगा h और कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हम जानते हैं ये वर्टिकल हाइट h है, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया a, इसको हम यहाँ पर इसमें सेटिस्फाई करा सकते हैं। आप इस पॉइंट के h कॉमा अगर हम x1 देख लें, सॉरी डिस्टेंस यहाँ पर है, तो h कॉमा x1 हो गया, तो x1 को सेटिस्फाई कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि x की दो डिस्टेंसेस मिल रही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैथमेटिक्स में अगर आपने पढ़ा है तो हर बार जरूरी नहीं कि आपको कोऑर्डिनेट की सारी वैल्यू को यहाँ पर सेटिस्फाई कराना पड़े। तो इसको अगर हम यहाँ पर सेटिस्फाई कराते हैं तो जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ हम h रखेंगे, तो ये y है तो y की जगह पर हम h रखेंगे, तो लिखेंगे एट पॉइंट a। तो यहाँ से ले लेते हैं, स्पेस कम है थोड़ी, तो यहाँ से एट पॉइंट a, तो a के लिए हम y के प्लेस पे रखेंगे h, तो बाकी सब एज इट इज़ रहेगा एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 6h कॉट स्क्वायर थीटा। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 6hx कॉट थीटा प्लस 6h स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर हम इसमें धाराचार फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो धाराचार अप्लाई करेंगे आप, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस भी, तो हो जाएगा 6hx, x तो नहीं आएगा 6h कॉट थीटा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो b ये हो गया 36 आ जाएगा, 4ac में आ जाएगा 24, माइनस करेंगे तो ये जाएगा 12 और h स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा और डिवाइड में आपका बचेगा यहाँ से 2, यहाँ से 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू निकल करके आ जाएगा 3h कॉट थीटा प्लस माइनस 2 यहाँ से चला गया, √3 बचेगा, ये हो जाएगा h कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाई √3। अब यहाँ से हम पॉजिटिव और नेगेटिव दो वैल्यू लेंगे, तो अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, सपोज साइन पॉजिटिव लेते हैं इस प्लस माइनस का, तो हमें जो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी हम उसे क्या कंसीडर कर लेंगे 3h कॉट थीटा, पहले निकाल लेते हैं पॉजिटिव रखने पर, 3h कॉट थीटा प्लस √3h कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ से h कॉट थीटा कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 3√3। ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आएगी आपकी x2 की। क्यों x2 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, x2 आपका ज़्यादा है। ठीक है, तो बड़ी डिस्टेंस है तो ये x2 रखेंगे इसको, और यहाँ से x2 को आप और ऐसे लिख सकते हैं, x2 इक्वल में आ जाएगा आपका, कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो कॉमन आ रहा है h कॉट थीटा, अंदर आ जाएगा 3 प्लस √3। x2 का वैल्यू निकल गया, फिर एक बार नेगेटिव साइन ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो नेगेटिव साइन लेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगी वो कम आएगी, ऑब्वियस सी बात है वो x1 होगी, लॉजिक लगा सकते हैं आप। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3h कॉट थीटा माइनस √3h कॉट थीटा, आप सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ से आ जाएगा x1 इक्वल में h कॉट थीटा और 3 माइनस √3। तो ये x2 x1 आ गया, और टाइम हमने मान लिया कॉमन है, यहाँ से यहाँ तक जाने का t लगा है। तो अगर हम बात करें बर्ड की वेलोसिटी की, तो बर्ड की वेलोसिटी हो जाएगी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसके लिए x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर हम लोग स्टोन की वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के ux की, जो कि कितना निकलेगा u cos थीटा कह सकते हैं, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा x2 और डिवाइड में आ जाएगा इसके t। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रेशो निकालेंगे हम लोग, और जब हम इसका रेशो फाइनली निकाल लेंगे तो यहाँ पर आएगा ub डिवाइड बाई u cos थीटा इक्वल x2 माइनस x1 अपॉन में x2। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे x2 x1 की,
तो यहाँ से सॉल्व करने पे आ जाएगा, ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√3 डिवाइड में 3 प्लस √3। तो 2√3 अपॉन 3 प्लस √3, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। रेशियो था, यही आएगा रेशियो आपका जो स्टोन और बर्ड की वेलोसिटी के साथ बनेगा। ठीक है। हाँ, तो जेईई एडवांस की प्रैक्टिस सीट में पहला सवाल है ये, और पहला सवाल मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो रिकॉर्ड छूट गया था, तो इसलिए वो सॉल्व हो गया। बाद में फिर पता चला रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन भले सॉल्व हो गया, वो आगे क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करके चलूँगा पूरा। फिलहाल ये भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। बस इस क्वेश्चन को करने का आपको मौका नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व है ये। तो जेईई एडवांस में पूछा गया है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन की सीरीज चल रही है। अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर पासेस डायरेक्टली ओवरहेड एन एंटी एयरक्राफ्ट गन। इसका सिर्फ इतना मतलब हुआ है कि एक फाइटर प्लेन है जो हॉरिजेंटली फ्लाई कर रहा है और ग्राउंड से वो 1.5 किलोमीटर हाइट पर है और उसकी स्पीड है 720 किलोमीटर पर आवर, और वो पास करता है एक एंटी एयरक्राफ्ट गन को। तो ये है एंटी एयरक्राफ्ट गन जो ग्राउंड पे है, ज़मीन पर है, और इससे ठीक 1500 मीटर, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक 1.5 किलोमीटर हो गया ये, अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इतनी हाइट पर ये एरोप्लेन है जिसकी स्पीड है 720 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। आगे सवाल कह रहा है कि एट वॉट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल शुड द गन बी फायर्ड फॉर द शेल टू हिट द प्लेन, मजल स्पीड ऑफ शेल इज़ 400 मीटर पर सेकेंड। तो इसका ये मतलब हुआ इसका कि यहाँ से हम वर्टिकल से किस एंगल पर, यहाँ पर थीटा बना रखा है मैंने, वर्टिकल से किस एंगल पर हम गन को फायर करें कि उसका शेल जा कर के एरोप्लेन को हिट कर जाए। तो हमने सपोज लेट कर लिया कि हमारा जो ये गन है ये वर्टिकल से थीटा एंगल पर है। अब इस सिचुएशन पे इससे निकलने वाला शेल इसको हिट करेगा इस पॉइंट पर, और जिस स्पीड से निकल रहा है उसकी मजल स्पीड दे रखी है 400 मीटर पर सेकेंड। मजल स्पीड का सिर्फ इतना मतलब है कि जो शेल में स्पीड आएगी गन के थ्रू वो गन के रिस्पेक्ट में आएगी। तो हालांकि इस वाले कॉन्सेप्ट में मजल स्पीड का कुछ खास रोल नहीं है, आगे आने वाले में होगा तो और डेप्थ में समझेंगे मजल स्पीड को। तो सबसे पहली बात देखिए, जब यहाँ से शेल ऊपर की ओर जाएगा तो 400 मीटर पर सेकंड तो उसका हो गया नेट वेलोसिटी। अब ये प्रोजेक्टाइल पाथ में देखिए इसको जाना होगा, इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा वो एक्यूरेट एरोप्लेन के, तब जा कर के यहाँ से वो किसी एक टाइम पर जाके उसको कोलाइड करेगा। ध्यान रहे कि ये जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है ये एरोप्लेन के लिए यहाँ पर रिस्पेक्ट में ली गई है। वैसे अगर आप थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो फिलहाल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर ये वाला स्पीड जो होगा हॉरिजॉन्टल ये इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, तब जाकर ये टकराएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया है कि ux इक्वल टू वी पी। अच्छा, ux का वैल्यू क्या होगा अकॉर्डिंग टू थीटा, ये हो जाएगा आपका ux इक्वल टू वी पी में ux का वैल्यू u साइन थीटा हो जाएगा। u का वैल्यू 400 मीटर पर सेकंड है और थीटा में फाइंड करना है, और किसके बराबर होगा vp के। तो vp आपको पता है कितना, 720 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को आप चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/2 जो कि 30 डिग्री है। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाता है कि 30 डिग्री पर अगर फायर करेंगे तो शेल जा करके एरोप्लेन को हिट कर जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो ये हमारा आप सेकंड क्वेश्चन है जेईई एडवांस का। आप कोशिश करा करिए कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके, और अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो फिर उसको कंटिन्यू करिए और सोल्यूशन चेक करिए। तो अ बैट्समैन हिट्स अ शॉट एंड बॉल लीव्स हिज बैट एट 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 45 डिग्री। दैट मीन्स एक बैट्समैन है जो कि बॉल को हिट करता है, और किस स्पीड से बॉल हिट करने के बाद जाती है 20 मीटर पर सेकेंड, और ग्राउंड से कितना एंगल पर जाती है 45 डिग्री। अ फील्डर लोकेटेड 25 मीटर अवे स्टार्ट्स रनिंग अलोंग द लाइन ऑफ बॉल मोशन। एक फील्डर है जो कि जहाँ से बॉल को हिट किया गया वहाँ से 25 मीटर डिस्टेंस पर लोकेटेड था, और वहाँ से वो भागना चालू करता है उसी लाइन में जिस लाइन में बॉल का मोशन हो रहा है। तो कह रहा है व्हाट मस्ट बी हिज स्पीड सो दैट ही विल एबल टू कैच द बॉल। कितनी स्पीड होनी चाहिए उस फील्डर की कि जा करके वो बॉल को कैच कर ले। और नेगलेक्ट करने के लिए कहा है कि हाइट ऑफ फील्डर, यानी फील्डर की हाइट को नेगलेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये पोजीशन मानी ओ, जहाँ से बैट्समैन ने बॉल को हिट किया था 45 डिग्री पे और बॉल गई थी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इस तरह से प्रोजेक्टाइल पाथ करते हुए बॉल यहाँ पर जाकर के ग्राउंड को टच कर जाएगी। मान लेते हैं इस पोजीशन से 25 मीटर पर ये रहा वो फील्डर जिसकी बात कर रहे थे। तो ये फील्डर किस स्पीड से इस तरफ मूव करे ये हमें बताना है। तो इसको हम बोल देते हैं VF यानी स्पीड ऑफ फील्डर। अब स्पीड ऑफ फील्डर को निकालने का बहुत आसान तरीका है।
अगर हम पहले ये लेफ्ट जो बची हुई डिस्टेंस है इसको निकाल लें, सपोज ये डिस्टेंस हमारे पास x है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लें, तो हम उस रिलेशन से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से वी को निकाल सकते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो डिस्टेंस है ये हमें आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए हमें पूरा रेंज निकालना पड़ेगा, चूँकि बॉल को हिट किया गया 45 डिग्री पर, तो जो रेंज आएगी वो आएगी मैक्सिमम, और मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है u²/g। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम, u की वैल्यू 20 है तो ये हो जाएगा 400 और g आप 10 रख सकते हैं, तो यहाँ से आपका ये आ गया 40 मीटर। तो अगर 40 मीटर आपका नेट डिस्टेंस हो गया हॉरिजेंटल जो कि बॉल कवर करने वाली है, और 25 ये है, तो x कितना हो जाएगा, x यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग आसानी से, 40 - 25 और ये हमारा हो जाएगा 15 मीटर। तो ये डिस्टेंस फील्डर को कवर करनी होगी। अब बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा डिवाइड बाई g। चलिए यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। 2u का वैल्यू कितना है, u हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 20 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, थीटा कितना हमारे पास है 45 डिग्री, और डिवाइड में जी हम 10 रख देंगे यहाँ पर। तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, साइन 45 वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, तो 2/√2 हो जाएगा यहाँ पर। तो 2/√2 में √2 का √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरीके से, तो ये हमारे पास इधर भी 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2√2 सेकेंड। तो इतना टाइम फील्डर को लेना पड़ेगा, क्योंकि जब बॉल यहाँ से निकलेगी तो इतने टाइम बाद जाकर यहाँ पर गिरेगी, ठीक है। तो ये टाइम हो गया और ये डिस्टेंस हो गई, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। तो हो जाएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस x और टाइम आपका t हो जाएगा। x आपका हो जाएगा यहाँ से 15 और टाइम आपका कितना निकल गया 2√2। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7.5 और 1.4 का डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो ये हो गया 7.5 डिवाइड बाई √2 और इसका डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स ये 5.3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और ये आपका आंसर है। इस स्पीड से अगर फील्डर भागेगा तो वो बॉल को कैच कर लेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जे एडवांस का, जिसमें कहा गया है ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम ए गिवन हाइट कैपिटल H हिट्स एन इंक्लाइंड प्लेन इन इट्स पाथ एट अ हाइट स्मॉल h अबव ग्राउंड। ठीक है, पहले इतना जो बोला है वो समझ लेते हैं। इसने कहा है कि एक बॉडी है जो ग्राउंड से कुछ हाइट पर है और वो वहाँ से नीचे की ओर गिरती है और सीधा ग्राउंड पे ना आकर रास्ते में किसी एक चीज़ से टकराती है, और वो कुछ और नहीं इंक्लाइंड प्लेन है। तो सबसे पहले हम लोग एक इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं। तो सपोज़ ये हमारा कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है और वो ग्राउंड से कुछ एंगल होगा, सपोज़ मान लिया थीटा है, और बॉडी जो है वो यहाँ पर ऊपर कहीं है, और इस बॉडी का ग्राउंड से, ये ग्राउंड सरफेस अगर, तो यहाँ से जो नेट हाइट है वो कैपिटल H है, ठीक है। और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये बॉडी से कितना हाइट पर है ये नहीं बताया है, बल्कि ये इंक्लाइंड प्लेन ग्राउंड से कितना है वो बताया है। ग्राउंड से उन्होंने बोला है ये स्मॉल h हाइट पर है, ठीक है। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो बॉडी है फॉलिंग फ्रीली, मतलब ऊपर से फ्री होकर गिर रही है और h हाइट पर रखी है, और जाकर इंक्लाइंड प्लेन पे जाकर के जो रास्ते में इसके पड़ता है उसमें जाकर के ये टकरा जाती है। आफ्टर इम्पैक्ट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स हॉरिजेंटल। तो पहले ये बॉडी नीचे की ओर आएगी इस तरीके से स्ट्रेट आएगी, और यहाँ पर इसकी टक्कर होगी, और टक्कर होने के बाद इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो ग्राउंड के डायरेक्शन में यानी कि हॉरिजेंटल हो जाएगा, और इसके बाद ये बॉडी इस तरीके से जाकर ग्राउंड को हिट कर जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इतना सवाल बोला है। तो आगे सवाल बढ़ने से पहले आप यहाँ से देख लीजिए, ग्राउंड से इंक्लाइंड प्लेन की हाइट स्मॉल h है, नेट हाइट बॉडी की कैपिटल H है। तो बॉडी से इंक्लाइंड प्लेन की कितनी हाइट हो गई, तो वो हो जाएगी आपकी कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है। अब इसके बाद आगे सवाल पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। तो बिकम्स हॉरिजेंटल एंड लैंड्स ऑन हॉरिजेंटल ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पे लैंड कर गई। फाइंड स्मॉल h अपॉन कैपिटल H। ये क्या है कि स्मॉल h जो ये हाइट था इंक्लाइंड प्लेन का ग्राउंड से इसका, और कैपिटल H जो बॉडी का ग्राउंड से था, इनके बीच में रेशो का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, इसको निकालने के लिए उन्होंने एक और हिंट दिया हुआ है। हिंट क्या दिया है, फॉर विच द बॉडी विल टेक मैक्सिमम टाइम इन रीचिंग ग्राउंड। उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, बॉडी को जो ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम लेगा उस टाइम को हमें मैक्सिमाइज़ करना है। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी चीज़ को मैक्सिमम या मिनिमम करने से पहले उसको निकालना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम बॉडी को ग्राउंड तक पहुंचने में देखते हैं कितना टाइम लग रहा है।
तो इस फिगर के अकॉर्डिंग बॉडी को ग्राउंड तक पहुंचने में पहले यहाँ से यहाँ तक एक टाइम लगेगा, जिसको हम निकाल सकते हैं वर्टिकल से इंक्लाइंड प्लेन में जाने का, और फिर इंक्लाइंड प्लेन से यहाँ तक जाने में टाइम जो लगेगा, इन दोनों टाइम को निकाल कर ऐड करेंगे तो टोटल टाइम मिल जाएगा। तो टोटल टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, तो टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा, पहले ए पॉइंट से इसको हम नाम रख देते हैं, सपोज़ ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो ए टू बी में सपोज टाइम लगा हमारा टी ए बी और प्लस, और दूसरा टाइम लगेगा हमारा बी से सी तक बॉडी को आने में, तो वो लग गया हमारे पास टी बी सी। अब ये दोनों टाइम निकालने कैसे, आसान है। आपने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा हुआ है कि अगर वर्टिकल से ऊपर से कोई नीचे गिरता है तो उसका जो टाइम होता है वो 2 अंडर रूट के अंदर 2h/g होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी टी ए बी की अंडर रूट के अंदर 2, और कितना हाइट है इसका यहाँ से यहाँ तक जाने में, कैपिटल H माइनस स्मॉल h और डिवाइड बाई g। ये हो गया आपका ए से बी तक जाने का टाइम। और अगर ये वाली सिचुएशंस को देखें ध्यान से, तो ये जो सिचुएशंस आ रही है बी से सी तक की, ये आपका एट सम हाइट प्रोजेक्टाइल मोशन की है। आपने पढ़ा हुआ है कि अगर ग्राउंड से किसी हाइट पर हम जाकर के हॉरिजॉन्टल इस तरीके से वेलोसिटी से किसी बॉडी को थ्रो करते हैं, तो इस तरीके से ग्राउंड में जब वो लैंड करती है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो ठीक वर्टिकल वाले ही मोशन के इक्वल आता है। यानी कि इस तरह के मोशन में भी जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है उसका वैल्यू भी होता है अंडर रूट के अंदर 2 इंटू हाइट। और हाइट कितना यहाँ से तक जाने का, वो होगा प्लेन इंक्लाइंड प्लेन का ग्राउंड से हाइट, यानी स्मॉल h डिवाइड बाई g। तो ये तो हमने निकाल लिया टोटल टाइम बॉडी का। अब ये मैक्सिमम कब होगा, तो फॉर टी मैक्सिमम, आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में मैक्सिमम मिनिमम, अगर कोई फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है तो उसके लिए क्या होता है, उसका डिफरेंशियल जो होता है वो जीरो हो जाता है। और डिफरेंशियल का मतलब चेंज किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, वो होगा इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में, dt/dh इक्वल टू 0। बस अब आपको यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएट करके 0 के इक्वल कर देना है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा भाई d/dh, और ब्रैकेट में आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन g प्लस अंडर रूट के अंदर 2 स्मॉल h अपॉन g, और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। इसका डिफ्रेंशिएट करने से पहले देखिए इस वाले पार्ट से अंडर रूट 2 अपॉन जी और अंडर रूट 2 अपॉन जी कॉन्स्टेंट कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 डिवाइड बाई रूट जी, कॉमन आ गया, और ये अंदर जाएगा तो बचेगा आपका d/dh और अंडर रूट के अंदर कैपिटल H माइनस स्मॉल h प्लस d/dh अंडर रूट के अंदर स्मॉल h ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स में 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा जाकर के उस तरफ। इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आई होप आपको डिफ्रेंशिएशन आता होगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 1/2 अंडर रूट h माइनस स्मॉल h, और फिर अगेन इसका करेंगे तो कैपिटल H कांस्टेंट है, इसका h का 1 माइनस 1 यहाँ और आ जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट h और इक्वल में 0। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये नेगेटिव टर्म उस तरफ भेज देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1/2 रूट h इक्वल में 1/2 अंडर रूट h माइनस स्मॉल h, ये वाला टर्म इससे कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अंडर रूट h माइनस स्मॉल h इक्वल अंडर रूट h, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा h माइनस स्मॉल h इक्वल टू h, और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो हो जाएगा h इक्वल टू h, और आपको निकालनी वैल्यू थी स्मॉल h बाई कैपिटल H की, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ चुकी है, स्मॉल h अपॉन कैपिटल H की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आपको इस आंसर को वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आपने एक बार डिफरेंशिएट किया है, जो ये वैल्यू आई है आपकी ये वाली, इसका एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और उसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा चेक कर लीजिए, अगर आ रहा तो टाइम दैट मीन्स मैक्सिमम है, ठीक है। तो मैं वैसे आपको एडवाइस नहीं दूंगा करने की, लेकिन आपकी अगर इच्छा है तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, d² अपॉन d² अपॉन dh स्क्वायर को निकालना है, और इसको निकालने के बाद चेक करना है कि यहाँ से नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स आप मैक्सिमम टाइम की कंडीशन पे हैं, वैसे वो यही आएगा। तो ये रहा आपका सोल्यूशन, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जे एडवांस में और कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। हाँ, तो आप बात करते हैं जेई के नेक्स्ट क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले एक बार आपको फिर से बता दें कि आप अगर कॉन्सेप्ट पूरा तो चलिए अब बात करते हैं जेई के नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये भी एडवांस में आया हुआ एक क्वेश्चन है, और फिर से एक बार आपको बता दें कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं
तो फिर जेई में सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है वो स्ट्रांग तभी बनता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। इसीलिए इस सीरीज में आपको हर चैप्टर के सारे एडवांस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मिलेंगे, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। बस आपको क्वेश्चन को 1 बाय 1 देखते जाना है और खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना है वीडियो पॉज करके, और अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर वीडियो को ऑन करके कंटिन्यू करके क्वेश्चन को आगे समझना है कैसे हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन एट सम एंगल टू हॉरिजॉन्टल पासिंग थ्रू पॉइंट्स a, b and b, a referred to horizontal and vertical axis through points of projection. Find the horizontal range and angle of projection. तो एक कोई पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्टेड किया गया है ऑरिजिन से और किसी एंगल पर उसको प्रोजेक्टेड किया गया है। ठीक है, तो उसने प्रोजेक्टाइल मोशन कवर किया होगा, और वो कह रहा है क्वेश्चन कि उस प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ है पार्टिकल का वो ये 2 पॉइंट से पास होकर जाता है। तो चलिए डायग्राम समझ लेते हैं इसका। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लोग जो है ग्राउंड बना लेते हैं। ये हो गया है ग्राउंड, और ये हमारा हो गया है वाई एक्सेस। ठीक है, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सेस, और ये हो गया हमारा ऑरिजिन। तो यहाँ से कोई प्रोजेक्टाइल कवर हुआ है, और इस प्रोजेक्टाइल में 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। एक पॉइंट को कोऑर्डिनेट हमने a, b ले लिया, और एक का हमने b, a ले लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये पॉइंट कहीं भी मान सकते हैं, बस ध्यान रहे कि वो प्रोजेक्टाइल पाथ पर ही हो, जैसा कि सवाल कह रहा है। बस इतना कहने के बाद अब वो कह रहा है कि आपको बताना है हॉरिजॉन्टल रेंज एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो सबसे पहली बात, इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां आपको कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी होती है, आसान होगा कि आप क्या करिए, इस प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री यानी कि इक्वेशन ऑफ पाथ को पहले डिफाइन करें। ध्यान रहे कि उसके लिए आपको चाहिए होगा इनिशियल वेलोसिटी, उसको लेट कर लेते हैं u, और किसी एंगल से प्रोजेक्टेड किया गया है, वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में थीटा मान लिया। तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल? तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है y इक्वल x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर और डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप यहाँ से x tan थीटा कॉमन ले लेंगे, तो अगर x tan थीटा आप कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 1, और फिर माइनस इसका, फिर इसमें डिवाइड करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद आपके पास फाइनली यहाँ पर आ जाएगा x बाई आर, और r बेसिकली है क्या, रेंज है। r का वैल्यू सभी लोग जानते होंगे, r का वैल्यू होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड में आपका g। तो ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर बनेगा, तो आप उसको एज इट इज r लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हमें यह ध्यान रखना है कि ये जो है इसी पाथ का इक्वेशन है, तो इस पाथ में जो ये 2 पॉइंट्स हैं ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो इन दोनों पॉइंट्स को इस पर हम सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है, तो फॉर a, b एंड b, a। ठीक है, तो पहले एक बार a, b रख देते हैं, तो जहां जहां x होगा इस इक्वेशन में वहां a हो जाएगा, और जहां y होगा वहां पर हम b रख देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बनकर के आएगी b इक्वल a tan थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस फिर से x आ गया है, तो a बाई आर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हम इसको फर्स्ट नाम देते हैं। फिर b, a रखना है इसमें। अब इस बार जहां जहां x होगा वहां b रखेंगे, और जहां जहां y होगा वहां पर a रखेंगे। तो ये y है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा a, और यहाँ x है, तो x में हमारा आ जाएगा b। ठीक है, तो ये हो जाएगा b tan थीटा और 1 माइनस फिर से x आ गया, तो x में हमें b रखना है इस बार, और अपॉन में r। ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया सेकंड। अब हम ये दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर देंगे। आप किसी भी इक्वेशन को किसी से भी डिवाइड करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो इससे हमें क्या मिलेगा, जब डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेगा, तो इधर आ जाएगा b बाई ए, और जब राइट हैंड को राइट हैंड से डिवाइड करेंगे तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा आपका a बाई बी, और ये ऊपर आ जाएगा आपका साथ में 1 माइनस a बाई आर, और डिवाइड में 1 माइनस b बाई आर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर, और इसका एलसीएम ले लेंगे और ऊपर भी एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका आर माइनस ए डिवाइड बाई आर, नीचे भी आर माइनस बी डिवाइड बाई आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल में आर माइनस ए और आर माइनस बी। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास आर का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे और फिर कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आर माइनस बी बी स्क्वायर आर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, ऊपर आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो नीचे से माइनस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और डिवाइड में आपका बचेगा ए प्लस बी। तो ये फाइनली आपका आ गया रेंज जो उसने पूछा था क्वेश्चन ने, ये फर्स्ट आंसर आ गया। इसके बाद आपसे कह रहा था कि आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप आसानी से बता सकते हैं। ये थीटा एंगल हमारा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में आ रहा है, किसी भी इक्वेशन को ले लेंगे, तो अगर आप चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लें चाहे सेकंड से। अगर फर्स्ट लेते हैं तो ये हमारे पास लिखा था बी इक्वल टू ए टैन थीटा, ध्यान रहे कि 1 माइनस ए बाई आर के प्लेस में वैल्यू पुट कर दे जो आपने निकाली हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा ए प्लस बी, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास बी इक्वल में ए टैन थीटा, और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 1 माइनस ए और स्क्वायर प्लस ए बी, और डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एलसीएम ले लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास b इक्वल में ए टैन थीटा, और ब्रैकेट में ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, और डिवाइड में आपका ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास बच गया ए को डिवाइड में ले लें यहाँ पर, तो बी बाई ए इक्वल में टैन थीटा, और ब्रैकेट में ऊपर क्या बचा सिर्फ बी स्क्वायर, और डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब टैन के लिए आपको ये डिजिट्स को इधर लाना पड़ेगा, तो टैन थीटा इक्वल में आपके पास आ जाएगा बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और डिवाइड में लिखा हुआ है ए, और साथ में आ जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर, तो एक बी से आपका एक बी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास आंसर आ गया है टैन थीटा इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड में ए बी, और आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इक्वल टैन इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और अपॉन में ए बी। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सेकेंड आंसर जो चीज़ उसने पूछी हुई थी। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया सारा कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और कौन सा एडवांस में पूछा गया है। अभी एडवांस वाले क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर मेंस वाले भी क्वेश्चन हम लोग लाइन से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h a ball is thrown at speed u, find the angle of projection at which the range of ball on the ground is maximum। तो क्वेश्चन का मीनिंग पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी टावर के टॉप से जो कि h हाइट पर था एक बॉल को थ्रो किया जाता है और स्पीड है u, और कह रहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है और किस कंडीशन में, जब रेंज मैक्सिमम हो। तो देखो एक बात तो यहाँ से क्लियर हो जाती है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है तो आप एट सम हाइट बॉल को हॉरिजॉन्टल के पैरेलल तो नहीं फेंकने वाले हैं। अब अगर आप उसको डाउनवर्ड फेंकेंगे तो रेंज मैक्सिमम नहीं मिलेगा, तो इससे एक अंडरस्टूड हो जाता है पॉइंट कि हमें बॉल को अपवर्ड फेंकना है किसी टावर से, और वो h हाइट का है। तो इसका सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायग्राम के लिए सपोज़ ये हमारा कोई ग्राउंड है इस तरीके का, और इस ग्राउंड पे सपोज़ ये कोई टावर है, और इस टावर का जो हाइट है वो है h, सवाल में गिवन है। और सपोज़ हम यहाँ u वेलोसिटी से और किस एंगल पर, सपोज़ थीटा एंगल पर किसी बॉडी को थ्रो करते हैं,
और वो बॉडी इस तरीके से प्रोजेक्टाइल पाथ बनाते हुए ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट पर जाकर लैंड कर जाती है। सपोज टावर से इसका जो रेंज है वो मैक्सिमम है और वो है आर। तो अगर हमें ये फाइंड करना है कि ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, तो इसके लिए ध्यान रखें कि जो रेंज है मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो उसके हम रेंज का डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में और उसे ज़ीरो कर देंगे, अगर आप मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो। सबसे पहले इसमें कुछ कोऑर्डिनेट एक्सेस की भी बात कर लेते हैं। तो हमेशा याद रहे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा जिस भी पॉइंट से हम आप थ्रो करते हैं उसे ऑरिजिन लेट करते हैं और वहीं से हम सारे कोऑर्डिनेट एक्सेस को देखते हैं। तो इस हिसाब से ये हमारा हो गया एक्स एक्सेस और ये हो गया वाई। और चूंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्स और पॉजिटिव वाई एक्सेस यहाँ है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आर कॉमा माइनस एच। बस अब हमें इस पॉइंट को इस प्रोजेक्टाइल मोशन के ट्रेजेक्ट्री में सेटिस्फाई करा देना है और उसके बाद हमें डी आर बाई डी थीटा को जीरो करना होगा, क्योंकि रेंज बदलेगी, चेंज होगी जैसे जैसे थीटा चेंज होगा। और थीटा के किस चेंज पर रेंज मैक्सिमम हो जाएगी? जब रेंज का चेंज जीरो हो जाएगा। ये मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मैंने बताया है, मैथमेटिक्स में आप जाके और क्लियर कर सकते हैं। तो बेसिकली सोल्यूशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, सोल्यूशन में हम लोग थीटा फाइंड करेंगे, बट किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ डी आर बाई डी थीटा जीरो करके। अब ये डी आर बाई डी थीटा जीरो हमें कैसे मिलेगा? तो सवाल में सबसे पहले ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन हम लोग निकाल लेते हैं। तो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन होता है y इक्वल्स एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और इस ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशन में हम ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे r कॉमा माइनस एच। तो y के प्लेस पे हम रखेंगे माइनस एच और x के प्लेस पे रखेंगे r टेन थीटा और माइनस यहाँ भी x है तो जी आर स्क्वायर और डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और कंडीशन हमें पता है, रेंज मैक्सिमम के लिए क्या करना है? फॉर आर मैक्स के लिए इम्प्लाइज डी आर बाई डी थीटा मस्ट बी इक्वल जीरो। डी आर बाई डी थीटा को जीरो होना होगा और उसके लिए हमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसका, तब हमें डी आर बाई डी थीटा मिलेगा। तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एच तो कांस्टेंट है हमारा, हाइट ऑफ टावर, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम आएगा डी बाई डी थीटा आर टेन थीटा एंड यहाँ भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट क्या है इसमें? माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर और ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा? डी बाई डी थीटा ऑफ आर स्क्वायर एंड वन अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर। मैं डिफरेंशिएट एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ जिससे आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि डायरेक्ट कौन सा पार्ट आ गया। और वैसे इस तरह के सवालों में ये डिफरेंशिएट छोटे होते हैं, आसानी से आप इनका डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो इक्वल में आर सेक स्क्वायर थीटा प्लस फिर इसका करेंगे तो टेन थीटा और ये आ जाएगा हमारे पास डी आर बाई डी थीटा माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट एज इट इज़, नोट कर लीजिए इसको। और यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आर स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा का करेंगे तो टू सेक थीटा और फिर आ जाएगा सेक थीटा टेन थीटा, यानी इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और टेन थीटा और आर स्क्वायर एज इट इज़ लिखा रहेगा। तो आर स्क्वायर इसका आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा, आप चाहे तो डिफरेंशिएट करके देख लीजिएगा, रिजल्ट यही आएगा। प्लस फिर आर स्क्वायर करेंगे सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहेगा तो आर स्क्वायर टू आर हो जाएगा तो टू आर सेक स्क्वायर थीटा और फिर आर का गेन होगा तो डी आर बाई डी थीटा। अब इसमें क्या करना है, हमें डी आर बाई डी थीटा का वैल्यू निकालना है और फिर उसी को जीरो के बराबर करना है। तो माइनस वाला टर्म आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें पहले तो ज़ीरो इक्वल में यहाँ पर हो जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा डी आर बाई डी थीटा माइनस मल्टीप्लाई से करेंगे तो यह आ जाएगा आपका जी आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा और डिवाइड में आ जाएगा आपका टू यू स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा और माइनस भी होगा तो माइनस टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका जी आर सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड में यू स्क्वायर और साथ में डी आर बाई डी थीटा। तो एक टर्म ये हो गया डी आर बाई डी थीटा का और एक हो गया ये वाला टर्म, तो इन दोनों को साथ में रख के डी आर बाई डी थीटा कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास डी आर बाई डी थीटा कॉमन
अंदर आ जाएगा इसमें tan थीटा, और यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का जी आर सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड में यू स्क्वायर, और विदाउट डी आर बाई डी थीटा के टर्म हमारे पास आ जाएंगे प्लस आर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस जी आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 2u स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला पूरा टर्म हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे और ये एज इट इज़ लिखा रहेगा, तो हमारे पास बचेगा डी आर बाई डी थीटा और ब्रैकेट में tan थीटा माइनस जी आर सेक स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में आ जाएगा इसके यू स्क्वायर, और ये वाला टर्म उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव जी आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा, और डिवाइड में आ जाएगा आपका 2u स्क्वायर। ठीक है, और ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस का r सेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये पार्ट है, ये पार्ट डी आर बाई डी थीटा प्रोडक्ट बाई tan थीटा माइनस जी आर सेक स्क्वायर थीटा बाई यू स्क्वायर का वैल्यू है। अगर हम इस टर्म को डिवाइड में भेज भी देते हैं और उसके बाद हम डी आर बाई डी थीटा को जीरो के इक्वल करते हैं फॉर मैक्सिमम रेंज, तो ये ऑलवेज जीरो ही रहेगा, क्योंकि डिवाइड से वापस प्रोडक्ट में आएगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली जब डी आर बाई डी थीटा को जीरो के बराबर करेंगे तो इसके साथ ये प्रोडक्ट वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, तो टोटली हमें सिर्फ ये वैल्यू मिलेगी जो जीरो के इक्वल होगी। तो हम इसी को जीरो के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा स्पेस कम है, थोड़ा इसको और स्क्रीन बड़ा करते हैं। हाँ, तो अब इसके बाद हमें इसको जीरो के इक्वल करना है, तो ये हो जाएगा फॉर डी आर बाई डी थीटा इक्वल ज़ीरो। ऐसा करने पर ये वाला टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास जी आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा डिवाइड बाई 2u स्क्वायर, और साथ में ये लिखा हुआ है माइनस का r सेक स्क्वायर थीटा इक्वल ज़ीरो। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, और सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास जगह ज़्यादा नहीं है, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख दे रहा हूँ। रिजल्ट में क्या आएगा, यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा r इक्वल, इसको उस तरफ भेज देंगे, r कॉमन आ जाएगा, इधर से कैंसिल एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा r इक्वल यू स्क्वायर और डिवाइड में जी tan थीटा। ठीक है, तो वैसे ये कैलकुलेशन है, आप चाहे तो खुद कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट सिर्फ यहीं पर था कि आपको सिर्फ यहाँ पर इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा करके डिफरेंशियल डी आर बाई डी थीटा को ज़ीरो करके आर का वैल्यू फाइंड कर लेना है। अब ये आर का जो वैल्यू है ये जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यहाँ पर, या फिर यहाँ भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे अप्लाई करेंगे तो आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल जाएगा, और ये कब मिल रहा है, जब आपका रेंज मैक्सिमम था, यानी कि आपने इसमें कंडीशन डाल दी है डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, स्पेस नहीं है, तो ये वाली वैल्यू हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये वाली वैल्यू लिखेंगे, जहाँ जहाँ आर है तो माइनस एच एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और इक्वल में इधर आ जाएगा आपके पास आर, देखिए आर लिखा हुआ है, तो आर के बेस में जब ये वैल्यू डालेंगे तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, tan थीटा यू स्क्वायर बाई जी आ जाएगा, फिर माइनस, इसके बाद यहाँ वैल्यू डालेंगे आर स्क्वायर, तो u टू दी पावर 4, तो u स्क्वायर से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, और g कॉमन आ जाएगा, बाद में tan थीटा का स्क्वायर करेंगे साइन। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जी यू स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे आ जाएगा आपका g, और साथ में आ जाएगा 2b बचेगा, और बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हैं, ये इधर आ जाएगा, h को उस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो इसको आप लिख सकते हैं यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, या एक काम करिए g कॉमन ले लीजिए, चलिए बाद में भी कर लेंगे इसको, तो 2g साइन स्क्वायर थीटा इक्वल, वैसे यहीं से g कॉमन आ रहा था, चाहे तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन है तो जैसे चाहे वैसे करिए, आपकी इच्छा है। ठीक है, और बस यहाँ से फाइनली हम साइन स्क्वायर को इस तरफ भेज देंगे और इसको डिवाइड में ले आएंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर के आएगी वो आ जाएगी आपकी यू स्क्वायर, यहीं से मुझे कर लेना चाहिए था, चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर डिवाइड में, एक स्टेप बढ़ गया हमारा ज़बरदस्ती का, और इसके बाद यहाँ पर आप इसका एलसीएम वगैरह ले लेंगे, तो जी ऊपर चला जाएगा, 2b ऊपर चला जाएगा, जी से जी कैंसिल, तो ये जाएगा 2u स्क्वायर, और प्लस साथ में ये 2g इधर भी आएगा, तो इधर बचेगा gh। ठीक है, और ये आप डिवाइड में आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे,
तो ये वाला पार्ट इस तरफ लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा यू स्क्वायर डिवाइड में 2u² प्लस GH, और किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये साइन स्क्वायर थीटा की। तो यहाँ से आपका थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर u² अपॉन 2u² प्लस GH, और ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा, 2 आ जाएगा, 2 का इधर भी होगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, और यहाँ भी 2 आ जाएगा, और यहाँ भी 2 लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बाकी इस कैलकुलेशन में आप घबराइए नहीं, अगर आप खुद से अपने तरीके से करेंगे तो भी आपके रिजल्ट ये और यही आएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिर्फ यहीं तक था। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।